एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होता है उसके ऊपर भी हम सारी बात कर चुके हैं, कोई विशेष नहीं था। वहां से क्वेश्चन भी बहुत रेयर आता है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सिलेबस में जो चीज दे रखी है सब में से क्वेश्चंस नहीं आते। कुछ एक पॉइंट ऐसे भी होते हैं जिसमें से आज तक कभी क्वेश्चन नहीं बना। जैसे एजुकेशन के मीनिंग को लेकर शायद ही आपके फर्स्ट पेपर में कभी कोई क्वेश्चन बनेगा। सिंपल सिंपल से टॉपिक्स। ये जो टॉपिक है आज का, यहां से क्वेश्चंस बनने की पूरी पूरी संभावना है। और एजुकेशनल मैनेजमेंट से जो दो क्वेश्चंस बने थे हम डिस्कस कर चुके, एक तो पोस्ट कॉर्ब वाला याद है, लूथर गुलिक और ओरविक वाला, वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इस टॉपिक में ना करते हुए 2 या 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस इस टॉपिक में से आपको करंट जीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। करंट जीके के कैसे देखने को मिलेंगे? अगर सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कोई नया फैसला कर लिया, मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे एक वो भेजा है कि सरकार ने एक नई स्कीम जारी की है, देखना उसको एक बार। ऐसे क्वेश्चंस आपके करंट जीके के फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, कल हमने एक बात की थी, डिफरेंस समझा था एडमिनिस्ट्रेशन में और मैनेजमेंट में। हाँ, इसमें नहीं, दूसरे में भेज रखा है, मैं इसमें भी डाल दूंगा, चिंता मत करो। कल हमने एक पॉइंट पे डिस्कशन किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रबंधन और प्रशासन में अंतर समझा था हमने। याद आ रही है वो बात? क्या अंतर है बेटा प्रबंधन और प्रशासन? ठीक, एक तरफ हमने देखा प्रशासन, ठीक है, और एक तरफ हमने क्या देखा था? प्रबंधन। अच्छा, प्रशासन क्या काम कर रहा है? नियम व नीतियां बनाता है, नीति निर्माण करता है, यानी पॉलिसीज फ्रेम करता है। कौन? एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैनेजमेंट क्या करता है सर? लागू करता है। ये जो नीतियां निर्माण की है ना, इनको लागू कौन करेगा? मैनेजमेंट लागू करेगा, यानी इनको क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी प्रशासन जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन कहते हो वो पॉलिसीज फ्रेम करता है, नीतियों का निर्माण करता है, और प्रबंधन जिसको आप मैनेजमेंट कहते हो वो उन पॉलिसीज को क्या करता है? लागू करता है, इंप्लीमेंट करता है। ये डिफरेंस कल हम देख चुके थे, और हमने कल ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। आज किसको कंप्लीट करना है? प्रशासन को। यानी आज हम उन चीजों के ऊपर बात करेंगे जो नीतियों का क्या करता है? अरे, निर्माण करता है। प्रशासन पे बात करना है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पे। क्लियर है? ठीक। सबसे पहला प्रश्न, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले 1-2 क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे ये बताओ, एजुकेशन जो है, एक साथ नहीं बताना, टूट नहीं पड़ना आंसर पे, जिसको आए रेज योर हैंड्स। एजुकेशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट का हिस्सा है? यानी भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं हमारे पास। एक संघ सूची जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, एक राज्य सूची जिसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और एक कंकरेंट लिस्ट जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। मैम, शिक्षा कौन सी सूची में? कॉन्करेंट लिस्ट में। कौन सी सूची में है शिक्षा? समवर्ती सूची में। सब सहमत हैं? मानस कौन सी सूची में है? अच्छा, पहले ये बताओ मुझे, कॉन्करेंट, स्टेट और यूनियन का मतलब तो क्लियर है सबको? स्टेट लिस्ट में कौन सी चीजें आती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सी चीजें आती हैं, और यूनियन लिस्ट में कौन सी चीजें आती हैं? मैं एक एक एग्जांपल से पहले तो ये क्लियर कर दूं, वरना तुम लोग ये पूछते रह जाओगे सर एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में तो होती है, पर ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती? एक बार कोई वो एक कहावत आता है ना, जिसके ना पार्टी पैर बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई, सुनिए कहावत, जाके ना पार्टी पैर बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। इसका मतलब होता है जिसके ऊपर खुद पे नहीं बीती वो दूसरे की तकलीफ नहीं समझ सकता। तो मैंने माताजी से पूछा, मम्मी इसका मतलब क्या होता है? जाके ना पार्टी पैर बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई।
कहती हैं जिसके पैर में बिवाई नहीं फटती वो दूसरों की पीर पराई नहीं समझ सकता। तो मैंने कहा ये तो आपने हिंदी कर दिया इसका। मैंने मारवाड़ी में पूछ लिया, आपने हिंदी कर दिया, मीनिंग तो नहीं बताया अभी तक। तो सर ये तो कह दिया कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, लेकिन ये तो बता दो कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती। ठीक है, तो थोड़ी सी एक बार इस पे चर्चा करेंगे। इसको लिखने का काम नहीं है, सिर्फ एक बैकग्राउंड है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं भारत के संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत के संविधान में सर 3 सूचियां होती हैं। भारत के संविधान में हमारे पास 3 सूचियां हैं। सबसे पहले कौन सी सूची आती है? संघ सूची। और संघ सूची को अंग्रेजी में क्या कहते हो? यूनियन लिस्ट। कई बार हम आम बोलचाल की भाषा में सेंट्रल लिस्ट भी बोल देते हैं, बाकी इसको क्या कहा जाता है? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी वो मुद्दे जिस पर नियम केवल और केवल कौन सी सरकार बनाएगी? केंद्र सरकार। यानी जो दिल्ली में सरकार बैठी है केवल वो सरकार इस पे कानून बनाएगी। जैसे देश का डिफेंस, डिफेंस पे कौन सी सरकार कानून बनाती है? यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। जैसे रेलवे, रेलवे पे कानून कौन बनाता है? केंद्रीय सरकार बनाती है। जैसे विदेश नीति, क्या राजस्थान सरकार भारत की विदेश नीति पर कानून बना सकती है? कौन बनाएगा उस पे कानून? केंद्र सरकार। तो ऐसे मुद्दे जो होते हैं जिन पे केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उन मुद्दों को हम किस में डालते हैं? संघ सूची में। अंग्रेजी में क्या कहोगे? क्लियर है पॉइंट? उदाहरण भी क्लियर है? अच्छा। इसके बाद हमारे पास आती है दूसरी लिस्ट, राज्य सूची। यानी ऐसे जितने भी मुद्दे जिन पर केवल और केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस को लेकर कानून कौन सी सरकार बनाएगी? केंद्र सरकार या राजस्थान की सरकार? अच्छा एक बात बताओ, क्या राजस्थान पुलिस के ऊपर कानून हरियाणा सरकार बना सकती है क्या? यानी ऐसे जितने भी मुद्दे जो हर राज्य के अपने अपने पर्सनल मुद्दे होते हैं, उस पे केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। उन मुद्दों को किस सूची में डाला जाता है? राज्य सूची में। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टेट लिस्ट। ठीक है, जैसे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। अभी हरियाणा के एक स्टेटमेंट सुना मैंने कल परसों, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा कि वो सही है या गलत है, बस मैंने सुना है कहीं से, उसका सोर्स चेक नहीं किया मैंने अभी तक। जो हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, शायद अनिल विज हैं, कौन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सरकारी बसें प्राइवेट ढाबों पर नहीं रुकेंगी। क्या राजस्थान सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी क्या? उस राज्य का मामला। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही कहीं सोशल मीडिया पे देखा था, देख लेंगे आगे। तीसरी सूची कौन सी आती है सर? तीसरी सूची आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अच्छा, समवर्ती का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। ऐसे मुद्दे जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी, राज्य सरकारें भी कानून बनाएंगी, ऐसे मुद्दों को किस में डाला जाता है? समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में। और इसमें शिक्षा एक मुद्दा है। अभी तो आप सबने कहा ना कि शिक्षा वर्तमान में कौन सी लिस्ट में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में। अब देखो कॉन्करेंट लिस्ट का मामला क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनो। कॉन्करेंट लिस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत से मुद्दे ऐसे बड़े मुद्दे होते हैं जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता होती, तो वो कानून बनाती। लेकिन हर राज्य की परिस्थितियां अलग है, हर राज्य की स्थिति अलग है, भाषाएं अलग हैं, जनजातियां अलग हैं। अब जैसे अगर मैं राजस्थान की ही बात करूं तो राजस्थान भी कितने हिस्सों में बंटा हुआ है। अगर मैं मेरे होम टाउन की बात करूं, मैं शेखावटी की बात करूं, तो वहां भाषा कुछ और बोली जाती, वहां पॉपुलेशन कुछ और है, लोग अलग हैं। अगर मैं नीचे चला जाऊं इधर हाड़ौती में, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आपका ये हिस्सा, यहाँ के लोग अलग हैं। उदयपुर के लोग, यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। मैं एक मेरे रिश्तेदार के गया था उदयपुर, तो वो घुमा के लाए थे, बोले एक ऐसा गांव है जहां पर पुलिस भी नहीं आती है, ऐसे भी।
आप जैसलमेर बाड़मेर की तरफ चले जाओ, वहां अलग लोग हैं। आप नागौर की तरफ चले जाओ, अजमेर की तरफ चले जाओ, यहाँ के लोग अलग हैं। आप भरतपुर अलवर की तरफ चले जाओ, वहां के लोग अलग हैं, वहां की परिस्थितियां अलग हैं, वहां की जलवायु अलग है। तो केंद्र सरकार ने तो कानून बना दिया, लेकिन सर राज्य की परिस्थितियां तो देखनी पड़ेंगी ना। तो ऐसे में राज्य सरकार अपनी तरफ से एडिशनल कुछ और दे देती है, और ऐसी चीजों को फिर किस में डाल देते हैं। लेकिन एक छोटा सा लेकिन याद रखना, अगर ऐसे मामले में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई बहस हो जाए, यानी विरोधाभास हो जाए, तो बात किसकी मानी जाएगी? केंद्र सरकार की मानी। ये पॉइंट क्लियर है? यानी कुल मिलाकर बात यह है कि शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और शिक्षा को लेकर राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं। तभी तो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम सुना होगा। किसने बनाई थी वो पॉलिसी? केंद्र सरकार ने। तो शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार भी पॉलिसी बनाती है और राज्य सरकार। तो पहला पॉइंट नोट करो, देखो, भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा है। अंग्रेजी में भी लिखवाऊंगा, पहले हिंदी में लिखो। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा है। इन इंडिया एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। किसका हिस्सा है सर? समवर्ती सूची का। अब समझ में आ गया मतलब इसका समवर्ती सूची क्या है? अच्छा, क्या हमेशा से समवर्ती सूची का हिस्सा था? पहले राज्य सूची का हिस्सा हुआ करता था 1976 तक। फिर 1976 में देश में आता है एक बड़ा संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन। सुना है सबने? इमरजेंसी का टाइम था, ये सारी चीजें थी। 45वें संविधान संशोधन के समय शिक्षा को राज्य सूची से उठाकर कहां डाल दिया गया था? समवर्ती सूची में। तो पहला पॉइंट सबने लिखा, इन इंडिया एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, यानी भारत में शिक्षा कौन सी सूची का हिस्सा है? अगला पॉइंट लिखो। क्या हो गया भैया इसको? चलिए अगला पॉइंट लिखिए। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। यानी 1976 तक शिक्षा कौन सी सूची में था? राज्य सूची में। 1976 को मन नहीं लगा उसका राज्य सूची में, उठकर कहां आ गया? समवर्ती सूची में। कैसे छींक रहे हो भैया? ठीक है, तो भारत में शिक्षा 1976 से पहले राज्य सूची का विषय था। 1976 में संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद शिक्षा को कौन से सूची का विषय बना दिया? समवर्ती सूची का विषय बना दिया। एक बात तो ये समझते, ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। भारत में जो शिक्षा का प्रशासन होता है वो 3 स्तर पे हो। पॉइंट नोट करो, भारत में शैक्षिक प्रशासन कितने स्तरों पर होता है? स्तरों। अंग्रेजी में लिखें, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ऑपरेट्स एट कितने लेवल? 3 लेवल्स। कौन से? सेंट्रल लेवल पे, यानी केंद्र स्तर पर। अच्छा, केंद्र के बाद कौन से लेवल पे? स्टेट लेवल पे, यानी राज्य स्तर पे। और फिर कौन से लेवल पे? लोकल लेवल पे, यानी स्थानीय स्तर पे। तो अगर मैं भारत देश की बात करूं तो भारत देश में शिक्षा का जो प्रशासन होता है वो सर 3 स्तरों पर होता है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और
स्थानीय स्तर पर। ठीक है, स्थानीय स्तर पर कौन आ गई? आपकी ग्राम पंचायत और ये सब आ जाएंगी, म्यूनिसिपैलिटी होती है ना, ये सब आ जाएंगी। केंद्र स्तर पर कौन आ गई? केंद्र सरकार आ गई। राज्य स्तर पर कौन आ गई? राज्य सरकार आ गई। और स्थानीय स्तर पर कौन आ गई? आपकी पंचायत समिति, और ये सब आ जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है सब? डन। चले आगे। अब सबसे पहला हेडिंग डालेंगे हम केंद्र स्तर पे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एट द सेंट्रल लेवल। भारत में कितने स्तरों पर होता है सर? 3। कौन से बेटा? केंद्र, राज्य और स्थानीय। ठीक। अब इसमें सबसे पहले आप डालें केंद्र स्तर पर, बस नाम डाल के छोड़ दो। देखो केंद्र स्तर पर जो होता है ना, ये नोट कर लिया सबने? केंद्र स्तर पर इस तरीके से चलता है, सबसे ऊपर ऊपर क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या इसको हम आम बोलचाल की भाषा में एजुकेशन मिनिस्ट्री भी कह देते हैं। वैसे इसका जो सही नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही है, क्योंकि इसको इस तरीके से लिखा जाता है, MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय के नीचे जो विभाग है वो कौन सा है? शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग के नीचे कौन सा विभाग है? जो अलग अलग एजेंसीज होती हैं। तो अगर मैं केंद्र स्तर की बात करूं तो सर सेंट्रल लेवल पर एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन 3 स्तर पे होता है। पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री आती है, फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है, और फिर वेरियस एजेंसीज आती हैं। पहले इस हायरार्की को नोट कर लो, फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात करेंगे। अब देखो एक दो इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे। हुआ क्या, ध्यान से सुनना एक पॉइंट। राष्ट्रीय स्तर माने नेशनल लेवल। अच्छा, नेशनल लेवल पे सरकार क्या करती है? समय समय पर पॉलिसीज तैयार करती। पॉलिसीज यानी नीतियां। नीतियां क्या होती है? मार्गदर्शक होती है, यानी अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, हमें क्या करना चाहिए। जो आचार संहिता या मार्गदर्शक आप जिसको कहते हो, वो होती है पॉलिसीज लॉन्ग टर्म के लिए। तो केंद्र सरकार क्या करती है सर? समय समय पर नीतियां बनाती है, नीतियां बनाती है समय समय पर। और ये नीतियां अलग अलग विषयों को लेकर बनाई जाती हैं। जैसे हो सकता है केंद्र सरकार वित्त को लेकर कोई नीति बना ले, फाइनेंस को लेकर बना सकती है कि देश में फाइनेंस व्यवस्था कैसे काम करेगी, हो सकता है। हो सकता है केंद्र सरकार विदेश को लेकर कोई नीति बना ले। आप कहते हो ना विदेश नीति, नाम सुने? फॉरेन पॉलिसीज, विदेश को लेकर कोई नीति बना ले। हो सकता है हमारी केंद्र सरकार सर शिक्षा को लेकर कोई नीति बना ले, बना सकती, बिकॉज एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, तो केंद्र सरकार का भी पूरा हिस्सा है उसमें। हमें बात किसके बारे में करनी है? शिक्षा के बारे में। डन। और नीतियों में देखो क्या बताया जाता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए।
नीतियां कभी भी ये नहीं कहती कि ऐसी ही होगी, नीतियां ऐसी कहती कि ऐसा होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने, भारत देश की केंद्र सरकार ने 3 बार शिक्षा नीतियां बनाई। कितनी बार सर? देखते हैं। सबसे पहली बात आती है 1968 की। साल कौन सा था? 1968। 1968 में देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। ये पहली शिक्षा नीति लेकर आती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा में क्या होना चाहिए। ये प्रथम शिक्षा नीति लेकर आती है। क्लियर? अच्छा, 1968 के बाद फिर साल बदलता है 1986, 1986। 1986 में देश के पीएम बनते हैं कौन? राजीव गांधी जी। राजीव जी को कोई RAJEEV लिखते हैं और RAJIV भी लिख दो, कोई विशेष बात नहीं है। देश के पीएम कौन बनते हैं? इसके बेटे, राजी के बेटे। ये कहते हैं साहब मम्मी एक पॉलिसी बनाकर गई थी। भाई बेटा है तो मम्मी नहीं बोल सकता क्या? बोले मम्मी पॉलिसी बनाकर गई थी। अब बेटे का फर्ज बनता है ना कुछ और भी लेकर आऊं। बोले सभी मम्मी को याद रखेंगे, मुझे कौन याद रखेगा? तो ये क्या करते हैं, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी लेकर। कब लेकर आते हैं? 1986 में। ध्यान से सुनना इस बात को। जब देश आजाद हुआ था ना सर, कब हुआ था? 1947। उस समय हमारे शिक्षा को लेकर जो मंत्रालय हुआ करता था उसको हम क्या नाम देते थे? शिक्षा मंत्रालय। अभी आपने जो एजुकेशन मिनिस्ट्री पढ़ी ना, यानी उस समय हमारे पास क्या होता था? MOE होता था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब राजीव बाबू आए, बोले कुछ तो हटकर करे ना। तो इन्होंने क्या किया, इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम बदलकर 1985 में MHRD कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। याद रह जाएगा। कब किया सर? 85 में। किसका नाम चेंज कर दिया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम चेंज करके MHRD रख दिया। ठीक बात। फिर आई साल सर 2020 में कौन आए? मोदी जी आए। है ना भाई? आ तो 2014 में ही गए थे लेकिन 2020 में तो थे ना। किस में कंफ्यूजन में आ गए अब? बीच में बेटा पॉलिसी रही नहीं है। नरसिम्हा राव के समय की बात कर रहे हैं ना आप, 1990, 91, 92 की। वो पॉलिसी नहीं थी, वो 86 वाली पॉलिसी में ही हल्का फुल्का चेंज किया गया था। जो आप लोग नरसिम्हा सरकार के समय शिक्षा को लेकर जो पॉलिसी की बात करते हो, वो हमारे यहाँ वैसे पॉलिसी नहीं मानी जाती। वो केवल और केवल कुछ चेंज थे। हिसाब से तो हमारे देश में अभी तक 3 ही शिक्षा नीतियां आई। आप गिनना चाहो तो चौथी को भी गिन लो, लेकिन फिर सवाल गलत हो जाएगा। वो केवल और केवल आपके अमेंडमेंट्स थे। उन्होंने 86 वाले में कुछ अमेंडमेंट्स किए थे। तीसरी पॉलिसी आती है 2020 में। पीएम कौन हमारे? बोले साहब ऐसे कैसे, माँ बेटे पॉलिसी दे गए, मैं कैसे पीछे रह जाऊं? तो ये कौन से नंबर की पॉलिसी लाते हैं? 3rd नंबर की पॉलिसी। देखो कुछ लोग इसको 3rd नंबर की पॉलिसी कहते हैं, कुछ 4th नंबर की पॉलिसी कहते हैं। वो जो नरसिम्हा सरकार है उससे कंफ्यूज होकर, ठीक है, हिसाब से 3rd नंबर की पॉलिसी। अच्छा बोले पॉलिसी तो लिया है, मजा नहीं आ रहा सर।
मीम आता है ना उनके कई बार, बोले मजा नहीं आ रहा, तो बोले क्या करें, बोले मजा करेंगे, बोले कैसे करेंगे, बोले ये जो एमएचआरडी है ना, ये इसको दोबारा से क्या कर दो, एमओई कर दो। अब कोई बोल भी नहीं पा रहा। किसी ने कहा साहब राजीव जी ने किया था एमएचआरडी, आप एमओई कर रहे हो, दुश्मनी निकाल रहे हो दोनों पार्टी की आपस में। बोले मैं तो वही नाम कर रहा हूं जो मम्मी जी ने किया था, उन्होंने तो यही रखा था ना, मैंने मेरी तरफ से कोई नया नहीं छेड़ा, जो पहले एमओई था वापस उसको क्या कर दिया, एमओई ही रखा है। हाँ, मैं इसकी जगह कोई और नाम लाता तो तुम लोग कहते, बोले देखो साहब नाम बदल रहे हैं, तो हम तो जो पुराना नाम था उसी को ऊपर लिया है भाई। तो यहां से ध्यान रखना, 2020 से वापस नाम क्या हो गया, एमओई हो गया। इससे पहले नाम क्या चला करता था, एमएचआरडी। तार लो ऐसा कैसा, नोट कर लो सर इसको, ठीक है। तो 1968 इंदिरा गांधी जी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, और शिक्षा मंत्रालय था, इन्होंने ना तो रखा ना चेंज किया, जो शुरू से एमओई चला रहा था वही था। 1986 राजीव गांधी जी, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, एक साल पहले इन्होंने नाम चेंज कर दिया था 85 में, एमएचआरडी। 2020 थर्ड एजुकेशन पॉलिसी, नरेंद्र मोदी जी, नाम चेंज वापस कर दिया, एमओई। डन, याद रह जाएगा। नोट किया सबने, चलो। तो देखो ये नोट करने से फिर हमें पता चला कि पहले कौन है टॉप पे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर उसके अंडर कौन काम करता है, फिर ये नेशनल लेवल का काम हो गया अपना, 3 स्तर पे जाना है ना। अब कौन से स्तर पे आ जाए सर, स्टेट। अब बात करेंगे हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट लेवल। और स्टेट लेवल पे अगर हम हैं तो किस स्टेट की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, स्वाभाविक बात। देखो ध्यान से सुनो, एक पॉइंट समझना, अगर 2018 से पहले, वैसे तो 6 साल बीत गए इस बात को, फिर भी अगर 2018 से पहले की किताबें आप रेफरेंस के रूप में ले रहे हो, तो उसमें केवल 2 ही हिस्से दे रखे हैं, क्योंकि 2018 के बाद एक आयुक्तालय, कमिश्नरेट और ऐड कर दिया। तो मैं दोनों ही तरीकों से आपको बताऊंगा कि 2 पढ़ने हैं तो कैसे पढ़ने हैं, 3 पढ़ने हैं तो कैसे पढ़ने हैं,
हमें कहीं कोई लूप पॉइंट नहीं छोड़ना। एग्जामिनर कैसा भी सवाल करे, हमारे पास आंसर तैयार होना चाहिए। ठीक बात। देखो, अगर मैं बात करूं राज्य स्तर पे, तो राज्य में शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या होता है सर? शिक्षा विभाग होता है। पहला पॉइंट नोट करो। देयर इज एन एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द एजुकेशन फॉर द एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट। हमारे यहां भी है, शिक्षा विभाग है। ठीक है। इसका हेड कौन है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मैं देखो बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं किसी मिनिस्टर का नाम नहीं बताऊंगा, किसी डायरेक्टर का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा तक अगर कुछ चेंज हो गया तो लास्ट अपडेट वही लिखवाऊंगा। अभी नामों में अपने को नहीं उलझना है। क्लियर? और वैसे नाम वाले सवाल बहुत रेयर केस में आते हैं। हाँ, नाम वाले सवाल पता है कैसे आएंगे? यहां से क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? मान लो तुम्हारी परीक्षा से 2-3 महीने पहले राजस्थान में शिक्षा का जो सचिवालय है, शिक्षा सचिव बदल दिया जाए, मान लो बदल दिया जाए, तो वो एक करंट जीके का सवाल बन जाएगा आपका, और वो क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर तुम कहोगे सर शिक्षा सचिव बदल गया, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? है सिलेबस में। अब वो बदल गया तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। यहां मैंने 2 मेन पार्ट लिख रखे हैं। दरअसल अब कितने हैं? 3। ये 2018 से पहले की बातें हैं, जब 2 मेन पार्ट हुआ करते थे। अब कितने मेन पार्ट हो गए? अब एक बार के लिए अपना पेन पेपर रख दो और केवल ध्यान से सुनो कि हमें किस बारे में बात करनी। अच्छा, ये बताओ मुझे, राजस्थान में या भारत में भी हम शिक्षा मंत्रालय लेते हैं, तो राजस्थान में भी किसको लोगे? शिक्षा मंत्रालय। तो इसका मतलब सबसे टॉप पर तो कौन हुआ? शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय का अध्यक्ष कौन हुआ? या मतलब कौन? शिक्षा मंत्री। यानी बड़ी स्वाभाविक बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, राजस्थान में एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो सबसे टॉप व्यक्ति है वो कौन है? शिक्षा मंत्री। वो चाहे कोई भी हो वर्तमान में, उसकी बात नहीं करेंगे। सबसे टॉप पे है शिक्षा मंत्रालय, या उसका जो मेन हेड है वो शिक्षा होगा। बात, शिक्षा मंत्री राजनीतिक प्रमुख होता है। आपकी जो शिक्षा प्रशासन है उसका अगर राजनीतिक प्रमुख मैं बोलूं, राजनीतिक प्रमुख की बात की जाए, तो राजनीतिक प्रमुख कौन है सर? शिक्षा मंत्री। एक बात, लेकिन एजुकेशनल मिनिस्टर अपने आप में सारा काम कर सकता है क्या? सकता। तो एजुकेशन मिनिस्टर की हेल्प के लिए 3 संस्थाएं बनाई गई। यहां तक समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा धीरे चल लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य है कि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए कि यहां से क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। ध्यान से सुनना। शिक्षा को लेकर टॉप पे कौन? शिक्षा मंत्री, या तुम कह लो शिक्षा मंत्रालय, एक ही बात है। शिक्षा मंत्रालय का हेड हो गया शिक्षा। राजनीतिक प्रमुख होता है, क्योंकि राजनेता तो होते हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री जो होता है ना, उसकी सहायता के लिए 3 बॉडीज बनाई गई। 2018 से पहले 2 ही बॉडी हुआ करती थी, एक सचिवालय और एक निदेशालय। सचिवालय आपका जयपुर में है, इसको आप सेक्रेटरीट कहते हो, और निदेशालय आपका बीकानेर में है, इसको आप डायरेक्टरेट कहते हो। अब एक और बॉडी बना दी गई 2018 के बाद, आयुक्तालय, इसको आप कमिश्नरेट कहते हो, वो भी जयपुर में ही। तो कई किताबों में कई जगह आपको केवल 2 बॉडीज नजर आएंगे, वो 2018 से पहले का अपडेशन है। कई जगह आपको 3 नजर आ जाएंगी, वो 2018 के बाद का अपडेशन है। उसमें घबराना मत, दोनों ही सही है अपनी जगह। ठीक। तो हमने कहा साहब शिक्षा मंत्री की मदद के लिए 3 अंगों का निर्माण करना। सबसे पहला उसमें पार्ट आता है शिक्षा सचिवालय। आप अगर जयपुर में हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट देखा हुआ आप लोगों का, विधानसभा के सामने वाली सड़क से जाओ, सर्किल क्रॉस करो तो आगे हाईकोर्ट देखने को मिलेगा।
हाईकोर्ट से थोड़ा सा आगे जाओ तो सेक्रेटरीट देखने को मिलेगा, सचिवालय। सचिवालय यानी सेक्रेटरीट, जो सारे काम करता है। एक राज्य का पूरा काम कौन करता है? सेक्रेटरीट ही तो करते हैं, सेक्रेटरीज तो करते हैं, सचिव ही तो करते हैं। और ये सचिव कौन होते हैं? आईएएस अधिकारी होते हैं, आईएएस, है ना, यही तो सारा काम संभालते हैं। तो सचिवालय में से आपको वो हिस्सा छांट लेना जो शिक्षा से संबंधित हो, उसको हमने क्या नाम दे दिया? शिक्षा सचिवालय। यानी आपका शिक्षा सचिवालय तो कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो इसके लिए सहायता के लिए कितने अंग बनाए हमने? कितने अंग बनाओगे? 3 अंग। 3 अंग में से सबसे पहला अंग कौन सा है? सचिवालय। अब चाहे आप इसके ना आगे शिक्षा लगाओ नहीं लगाओ, बात तो एक ही, हमें तो सचिवालय से मतलब। अच्छा, सचिवालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेक्रेटरी। जो अंग्रेजी वाले हैं वो सेक्रेटरीट से समझ लेना। हिंदी में कहते हैं सचिवालय, अंग्रेजी में कहा जाता है सेक्रेटरीट। अच्छा, इस सेक्रेटरीट की लोकेशन कहाँ है सर? कहाँ पर है ये? जयपुर में। दो बातें, पहला अंग सचिवालय, लोकेशन कहाँ? जयपुर। ये क्लियर है? इसके आगे ब्रैकेट में शिक्षा भी लगा लेना चाहिए ताकि थोड़ा सा याद रह जाए। अच्छा, सचिवालय का जो हेड होगा, प्रमुख जो होगा इसका, प्रमुख, इस प्रमुख को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सचिव, एजुकेशनल सेक्रेटरी, शिक्षा सचिव। शिक्षा शब्द जरूर लिखना इसके आगे, शिक्षा सचिव, एजुकेशन सेक्रेटरी। और ये किस कद का अधिकारी होता है सर? ये आईएएस लेवल का अधिकारी। समझ में आया ये पॉइंट? कौन से लेवल का अधिकारी? आईएएस लेवल का अधिकारी। अच्छा, इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है सर? दो चीजें करता है। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, ये नीति निर्माण करता है। यानी पॉलिसीज बनाता है, फ्रेम करता है। तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन में डाला हमने इसको, कि हमने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस समझा था ना। जो पॉलिसीज बनाए वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो पॉलिसीज लागू करे वो डन। तो ये सचिव क्या करेगा सर? नीतियां निर्माण करेगा। देखो, अकेला सचिव नहीं होता, इसका स्टाफ भी होता है पूरा। बस स्टाफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो हेड से मतलब है। आप ये मत सोच लेना कि अकेला बेचारा सचिव बैठा बैठा बनाता रहता होगा। इसका पूरा एक स्टाफ होता है। राजा का पूरा मंत्रिमंडल होता है, लेकिन नाम किसका लिया जाता है? राजा का। तो ऐसे ही ये एजुकेशन सेक्रेटरी क्या करता है? नीति निर्माण का काम करता है। एक काम तो ये करता है। अच्छा, ये जो नीति बनाता है ना सर, ये 2 तरीकों से बनाता है। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। पॉलिसीज बनानी है। अच्छा, ये बताओ, एजुकेशन कौन सी लिस्ट का हिस्सा है? समवर्ती, कंकरेंट। यानी इस पे राज्य सरकार भी कानून बनाएगी और केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी। तो ये राज्य की बात हो रही है। जब ये कोई नीति बनाएगा तो इस चीज को भी ध्यान में रखेगा ना कि राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीति की अवहेलना नहीं हो रही हो। रखना पड़ेगा ना। अगर केवल राज्य सूची का होता तो अपनी मनमर्जी की नीति बना लेता, लेकिन अब ये जब नीति बनाएगा तो ये राज्य सरकार की नीति बनाते समय केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को ध्यान में रखेगा। कि समवर्ती सूची का विषय है ना। तो पहला काम नीति बनाते समय क्या करेगा? ये पहला काम करेगा केंद्र सरकार, यानी सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को क्या बनाएगा? आधार बनाएगा। पहला पॉइंट समझ में? भाई
एक बात बताओ, ये जो सेक्रेटरी है, एजुकेशन सेक्रेटरी है, शिक्षा सचिव है, ये पॉलिसीज बनाएगा तो बेस किसको बनाएगा? बेस उन पॉलिसीज को बनाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई। क्लियर है? एक बात बताएं, आपसे एग्जांपल ले, छोटा भाई बहन है घर पे, कल मान लो आपके एक छोटा भाई है और आपकी फैमिली कहीं प्रोग्राम में, कहीं शादी ब्याह में बाहर जाती है और आपको कह के जाती है कि छोटे भाई का ध्यान रखना। आप वही वही तो काम करोगे जो काम आपकी मम्मी करती हैं। यानी इस पड़ोसी से नहीं बोलना तो आप भी नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि मम्मी नहीं बोलती। और हेड ऑफ द फैमिली कौन? मम्मी। अगर उनको घर आकर वापस पता चला उस पड़ोसन से बोली तुम, तो पहले तो पापा पिटेंगे। भाई तुम्हें तो मार नहीं सकती, पर आजकल मम्मियां तो मम्मियां होती हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी लपेटे में आ सकता है कभी भी। इसका मतलब आप जो भी करोगे उस दायरे को ध्यान में रखते हुए करोगे जो आपकी मम्मी ने तय किया। तो ऐसे ही ये जो सचिव जो भी करेगा उस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए करेगा जो केंद्र सरकार ने। एक बात। दूसरा, केंद्र सरकार सर ओवरऑल बनाती है सबके लिए, तो केंद्र सरकार से कमी क्या रह जाती है? वो राज्य की विशेष परिस्थितियां नहीं समझ पाती, है ना? केंद्र सरकार तो पूरे देश के लिए बनाएगी। अब राजस्थान राज्य के प्रतापगढ़ जिले में जो आदिवासी रहते हैं उनकी समस्या क्या है, कौन समझेगा? राज्य सरकार समझेगी। तो फिर दूसरा काम ये क्या करेगा? राज्य की परिस्थितियों को आधार बनाएगा। इन दो चीजों को आधार बनाएगा, एक तो केंद्र ने जो नीतियां बनाई है उनको बेस बनाएगा, और दूसरा राज्य की जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशंस हैं। मान लो पड़ोसन से नहीं बात करनी, लेकिन भाई के लग गई अचानक से। तो हम जब छोटे थे तो दो इलाज होते थे, या तो बर्फ लगा लो या चीनी लगा लो, यही होता था। जब चोट लगती तो चीनी लगा देते थे या बर्फ लगा, बर्फ तो सुना होगा ना? चलो चीनी तो आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स हो गया, बर्फ तो सुना है। घर पे बर्फ नहीं, अब क्या करोगे? अब जाओगे पड़ोसन के पास एक्सेप्शनल केसेस में। यानी आपने उस परिस्थिति को समझा कि अब क्या जरूरत है। तो ऐसे ही शिक्षा सचिव क्या समझेगा? राज्य की परिस्थिति को समझेगा कि राज्य को किसकी आवश्यकता है। मान लो केंद्र सरकार ने नियम बना दिया कि जो भी पढ़ाई होगी हिंदी और इंग्लिश में होगी। अब मेरी दादी को तो ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, हिंदी इंग्लिश छोड़ो पढ़ी भी नहीं। उनको मोबाइल चलाना सिखाना बड़ा मुश्किल काम हो गया था हमारे लिए। हम स्पीड डायलिंग सिखाए थे उनको। देख दादी, जब तू इस एक वाले को जोर से दबा के रखेगी ना बहुत देर तक, तो मेरे पास फोन लग जाएगा। दो वाले को दबा के रखेगी तो बुआ जी के पास फोन लग जाएगा। फिर तुम दोनों बैठ के कलेश कर लेना आराम से, चुगलियां कर लेना आराम से बहुओं की। क्या काम है दादी का? दादी बुढ़ापे में इसी में खुश है। सुबह लगती है शाम तक, बडोड़ी तो यहाँ करे, छोटन थी यहाँ कौन करे। सिखाने में बड़ा जोर आया सर, इन पैसे गिनने में बहुत तेज। पेंशन आती है उनकी, मैं हर महीने दिलाने जाता हूँ। मैंने अगर 100 का नोट भी ज्यादा ले लिया ना, वापस दे। गिनती नहीं आती होगी, 100 कैसे लिखते हैं वो नहीं पता होगा, लेकिन नोट के कलर से पहचान लेती कौन सा नोट कौन से का। तो क्या वो पढ़ नहीं सकती क्या? लेकिन केंद्र सरकार ने कह दिया या तो अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो। अब उनसे हिंदी नहीं पढ़ी जाती, अंग्रेजी में क्या उम्मीद करते हो? तो राज्य सरकार को ये चीज पता है, शेखावटी क्षेत्र में यहाँ ये भाषा, जैसे मारवाड़ी जिसको बोलते हो, ये भाषा प्रचुरता में चलती है, तो इस भाषा में शिक्षा दो लोग। अब छोटे बच्चे हैं, मैं छोटा था तो एक बार ननिहाल छोड़ दिया था मुझे। ननिहाल गांव अलग था, फिर मामा शहर में बस गए, तो वहाँ ले गए साथ में। तो मामा की जो लड़की थी, मेरी सिस्टर, तो मुझसे थोड़ी बड़ी थी, बढ़िया मुझे एक दिन नहला धुला के, बचपन में क्या होता था, वो निक्कर और बनियान पहना दी, पाउडर लगा दिया, बाल चिपका दिए, बोले चलो। नहला धुला के बढ़िया बाजार में ले गई।
और मुझे ये बोली कि तू चुप रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। भाई वो शहर में रहती थी, हम गांव से आए थे शुरू शुरू में। बोले चुप रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। मैं हाँ, जी जी हो, बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। अब वहां देखी दुकान, अब बालक मन दुकान में रखी टॉफी देखकर मचल नहीं जाएगा। मैं वहीं बोल पड़ा, जिज्जी या गोली खाऊंगा। अब शी वॉज विद हर फ्रेंड्स, अपनी सहेलियों के साथ थी। इंसल्ट हुई कि नहीं हुई? घर आकर बड़ा मारा मुझे। मैं शायद पहला बालक रहूंगा जो ननिहाल में पिट कर आया होगा। घर आकर बड़ा मारा मुझे, बोले बोलना जरूरी था क्या? तो मामा जी कह रहे हैं कि भाई इस भाषा में इसको समझ में आता है तो दूसरी में क्यों बोलेगा? फिर सरकार को लगा साहब ये तो चीज ठीक बात, इसलिए सरकार ने फिर क्षेत्रीय भाषाएं शुरू की। एक चिटिया होता है, चिटिया जानते हो? जैसे बुजुर्ग लोग चलते हैं, जब हमने दादी को नंबर सिखाए थे, 10 तक गिनती सिखा दी हमने उनको, तो हमने सिखाया उनको कि चिटिया जो होता है इसको सात कहते हैं। कि चिटिया लगभग ऐसा सा होता है, बूढ़े लोग पकड़ के चलते हैं तो ये सात का आकार बनाता है, इसको सात कहते हैं। फिर हमने कहा कि 2 कटोरी रख ले एक जगह, वो 8 होता है। फिर हमने कहा इनको आधा आधा काट ले, वो 3 होता है। बड़ा मुश्किल लगा उनको समझाने में। सोच के देखो अगर यही पढ़ाई मारवाड़ी में होती हो कितनी शानदार पढ़ती। क्लियर? तो इसलिए ये क्या देखता है, राज्य की परिस्थितियां देखता। बोलो भाई क्लियर है? जैसे नागौर साइड की अगर बात करो तो वो सै नहीं बोलते, है बोलते। है कोई नागौर की तरफ से? सड़क नहीं बोलते, हड़क बोलते। समाचार नहीं बोलते, हमाचार बोलते। मेरा एक फ्रेंड है, वो जैसे लेट के कुछ खा रहा है, लेटा लेटा कुछ खाएगा तो बोलेगा मैं होता होता खाऊं। मैंने कहा होता होता क्या होता है भाई? बोला सूता सूता खाऊं, क्योंकि वहां से नहीं है बोला जाता है। तो भाषा बड़ी कमाल चीज होती है। अगर आपकी भाषा में शिक्षा होगी आप बड़ा शानदार पढ़ पाओगे। डन। ये हो गया हमारा पहला अंग। इस पहले अंग का दूसरा काम अभी बाकी है। हमने अभी तक तो एक काम ही देखा है ना, नीति निर्माण करना। इसका दूसरा काम क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं। आदेश जारी करना। दूसरा काम क्या होता है? आदेश जारी करना। शिक्षा मंत्री कभी आदेश जारी नहीं कर सकता सर। अगर शिक्षा मंत्री ने मंच पर किसी भाषण में ये कह दिया कि आज से सिलेबस में ये चेंज होगा, तो मान मत लेना। जब तक आदेश कौन नहीं देगा? सचिव जब तक आदेश नहीं देगा तब तक पत्ता भी नहीं हिलेगा सर। क्यों ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई गई है? क्योंकि शिक्षा मंत्री को लोगों के बीच में जाना पड़ता है। मंत्री है साहब, चुनकर आए एमएलए है, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोक लुभावन वादे करने पड़ेंगे कि तुमने जैसा कहा हम वैसा करेंगे, वोट किसको दे देना, वो दे देना। तो शिक्षा मंत्री आदेश नहीं दे सकता। आदेश वैसे दे सकता है लेकिन ऑफिशियल आदेश किसके माने जाएंगे? इसकी गर्दन पे तलवार रखी जाएगी, सचिव की। बातें तो किसकी होंगी? आदेश कौन जारी करेगा? और ये सचिव जो होते हैं वो अक्सर शिक्षा मंत्री के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, सलाह देने का काम भी करते हैं। कहीं प्रेस मीडिया कोई वार्ता वगैरह हो गई, कोई बात हो गई, भाई शिक्षा मंत्री जी को तो नहीं पता क्या क्या चल रहा है, तो जवाब कौन देता है? कौन देगा सर जवाब? सचिव जवाब। क्लियर है पहला पॉइंट? तो पहला अंग कौन सा? सचिवालय। अब लिखना शुरू करो, पॉइंट लिखो। दो की जगह ना 3 लिख लेना। यहां जो 2 लिखा हुआ है ना, इसके 2 प्रमुख अंग है। 2 नहीं है सर, कितने हैं? 3 अंग। पहला लिखना सचिवालय, दूसरा लिखना आयुक्तालय, और तीसरा लिखना निदेशालय। कितने अंग हैं? सचिवालय, आयुक्तालय और निदेशालय। लेकिन हम पढ़ते कितने हैं? केवल इन दोनों को ही पढ़ते। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये 2 इंपॉर्टेंट है आपके। आयुक्तालय का कोई इतना उठाओ नहीं है, इसलिए कई जगह आपको किताबों में आयुक्तालय मिलेगा ही नहीं। देखिए इसके 3 प्रमुख अंग हैं। इतने प्रमुख अंग है सर। जो उच्चतम स्तर पर जो अंग है उसको तो कहते हैं सचिवालय,
जो मध्य स्तर पे जो अंग है उसको कहते हैं आयुक्तालय, और जो सबसे निम्नतम स्तर पे जो अंग है उसको कहते हैं निदेशालय। हमारा निदेशालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में। सचिवालय और आयुक्तालय कहाँ स्थित है? जयपुर। ठीक है। अच्छा, पहले आयुक्तालय भी सॉरी जो निदेशालय है वो भी एक ही हुआ करता था, लेकिन बाद में निदेशालय दो बना दिए गए, पहली से 8वीं तक के लिए और 9वीं से 12वीं तक के लिए। लेकिन देखो कमाल की बात, चल तो आज भी दो ही रहे हैं, लेकिन दोनों का निदेशक एक ही होता है। एक ही व्यक्ति दोनों को दो भी बना सकते हो और एक ही व्यक्ति दोनों को संभाल भी सकता है। खैर उस पर तो अपन बाद में बात करेंगे, पहले हमारा सचिवालय पूरा होना चाहिए। यहां तक लिख लिया? डन। ठीक, अब नोट करना शुरू करो। मैं इसको तो थोड़ा सा हटा दूं, थोड़ा छोटे में मैं लिख दूं ताकि आप लोग आसानी से नोट करो। अब मैं जो भी लिख रहा हूं उसको 1 बाय 1 नोट करते चलना। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में, हिंदी वाले हाँ जी। निदेशालय, निदेशालय दैट इज डायरेक्टरेट। निदेशालय होता है निदेशालय डायरेक्टरेट, और निदेशालय का हेड होता है डायरेक्टर, निदेशक। ठीक है, उस पर जब आएंगे तब बात कर लेंगे। सेकंड आयुक्तालय, आयुक्तालय कमिश्नरेट है ना। चिंता मत करो, जब मैं लिखवाऊंगा तब लिख लेना आसानी से। अभी यहाँ केवल एक फ्लो चार्ट समझ लो अच्छे से। सबसे पहले हमारे पास होता है, मैं छोटे फॉन्ट में लिख रहा हूं, अगर किसी को नहीं दिखाई दे तो प्लीज बता देना। सबसे पहले हमारे पास कौन होता है? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर। अच्छा, शिक्षा मंत्री के बारे में दो बातें लिख लेना। चार्ट बनाने में जल्दबाजी मत करना कि आगे और स्पेस चाहिएगी अपने को। शिक्षा मंत्री के बारे में दो बातें लिख लेना। पहला तो ये लिखना, ये कौन सा प्रमुख होता है? राजनैतिक प्रमुख। कौन सा प्रमुख सर? राजनैतिक प्रमुख होता है। एक बात तो ये लिख लेना। डन। दूसरी बात क्या लिखनी है? ये आदेश जारी नहीं कर सकता। आदेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में दो खास बातें होंगी। अब तुम कहोगे सर मंत्री बनने का फायदा ही क्या जब आदेश ही नहीं जारी कर सकते? देखो चलती तो इन्हीं की, लेकिन जो अपन बातें कर रहे हैं वो ऑफिशियल लेवल की बातें हो रही। अच्छा, शिक्षा मंत्री हो गया। अब ये बापड़ा आदेश ही जारी नहीं कर सकता तो फिर क्या करें साहब? तो लिखो यहां पर सहायता के लिए, सहायता के लिए हाँ तो आपने सबसे पहले लिखा सर शिक्षा मंत्री, दैट इज एजुकेशन मिनिस्टर, और आपने इसके दो पार्ट लिखे। फर्स्ट आपने लिखी आप पॉलिटिकल हेड, और सेकंड आपने लिख लिया कैन नॉट इशू ऑर्डर्स। सेकंड लिखो कैन नॉट इशू ऑर्डर्स। यहां तक ठीक है? ठीक। अब हम क्या लिखेंगे? सहायता के लिए 3 अंग। अंग्रेजी में लिखो 3 bodies टू हेल्प। यहां तक क्लियर है? सहायता के लिए कितनी बॉडीज? 3 बॉडीज। यहां तक क्लियर है सबको अच्छे से? चलो, अब ये जो 3 बॉडीज होंगी इनके लेवल होंगे। सबसे पहला
हाईएस्ट लेवल, सबसे पहला कौन सा लेवल? हाईएस्ट लेवल की बॉडी। उसके बाद कौन सा लेवल? मध्य स्तर, मीडियम लेवल। और उसके बाद कौन सा स्तर? लोवेस्ट लेवल। यहां तक क्लियर है? लिखा सबने? हाईएस्ट लेवल, मीडियम लेवल और लोवेस्ट लेवल। अब एक बार को इन दो को तो भूल जाओ, इनके बारे में तो अपन अगली क्लास में बात करेंगे। मीडियम लेवल और लोवेस्ट लेवल के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात होगी। हमें किस पे फोकस करना है? हाईएस्ट लेवल। क्लियर है? अच्छा, हाईएस्ट लेवल को क्या कहते हैं? हाईएस्ट लेवल को क्या कहते हैं? सचिवालय। और सचिवालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्रेटरीट। स्पेलिंग मत पूछ लेना मेरे से, ठीक है? सचिवालय को बड़ी मुश्किल से तो रट के आया था मैं अंग्रेजी। सचिवालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? सेक्रेटरीट। और अगर शिक्षा विभाग की बात है तो कौन सा सचिवालय? शिक्षा सचिवालय। सचिवालय तो है, लेकिन अगर आप बात शिक्षा की कर रहे हो तो कौन सा सचिवालय सर? शिक्षा सचिवालय। इट मीन्स एजुकेशन सेक्रेटरीट। डन? नोट किया सबने? ठीक। अच्छा, राजस्थान का एजुकेशन सेक्रेटरीट कहां पर है सर? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर। इसकी भी अंग्रेजी बताऊं क्या भाई? हैं? एक बीच में इंस्टाग्राम पे काफी एक वायरल रील चली थी, एक मछली पानी में गई छपाक, सुना होगा आप लोग। मेरा भांजा है 3 4 5 साल का, वो मेरे को फोन करता है एक दिन, बोले मामू। मैंने कहा हाँ। बोले मछली पानी में गई छपाक, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? मैंने कहा भाई इसकी तो अंग्रेजी कैसे बताए? कहता है कि इसकी अंग्रेजी है, आपको आती नहीं है, पढ़ते तो हो नहीं, कहाँ से आएगी? मैंने कहा तू बता दे क्या अंग्रेजी है। तो बोला एक मछली पानी में गई छपाक। एक्सेंट चेंज कर दिया। तो जयपुर की अंग्रेजी अपने हिसाब से सेट कर लेना। एंड यहां तक आगे चलें। अच्छा, जो शिक्षा सचिवालय होता है, यहां तक सबको क्लियर है ना? कोई डाउट? अगले पेज पे चलो। यहां तक नोट कर लिया? शिक्षा सचिवालय जो होता है उसका जो मुखिया, मुखिया यानी कौन है? हेड। कौन होता है? शिक्षा सचिव। तो मुखिया कौन हो गया? शिक्षा सचिव। शिक्षा सचिव को अंग्रेजी में क्या बोलोगे? एजुकेशन सेक्रेटरी। ठीक है? और ये किस लेवल का अधिकारी होता है? IAS लेवल का अधिकारी होता है। डन? अच्छा, इसका काम क्या होता है सर? फंक्शन। क्या फंक्शन होता है इसका? फंक्शन होता है एक तो नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग। एक फंक्शन तो इसका क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग। और दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका? आदेश जारी करना। टू रिलीज ऑर्डर्स। तो दो इसके कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है पॉलिसी मेकिंग का, नीति निर्माण का, और दूसरा कार्य होता है आदेश जारी करने का, टू रिलीज ऑर्डर्स। बस यहां लाकर इसको रोक दो।
जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो अपन अगली क्लास में कंप्लीट कर। यहां तक सबने नोट कर लिया अच्छे से? अच्छा, ये जो पॉलिसीज बनाता है ये किस बेस पे बनाता है वो लिखने की आवश्यकता नहीं, अंडरस्टूड है अपने आप। एक तो सेंट्रल को देखेगा और एक स्टेट की सिचुएशंस को समझेगा। दैट्स इट। आज के लिए यहीं रोकते हैं, अगली क्लास में बात करेंगे। एक दिन का समय है आप लोगों के पास अगली क्लास के लिए। आज जितना लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, और कोई डाउट आए तो पूछ लेना।